पाकिस्तान में 5 महीने तक हाइडल पावर अवेलेबल रहती है, ये समझ में क्यों नहीं आता हम लोगों को। 5 महीने, एक साहब कहते हैं हमारे पास इतने हाइडल कैपेसिटी है, हम सारी दुनिया को हाइडल बेच सकते हैं। भाई इतनी हाइडल कैपेसिटी में अगर दुनिया को बेचेंगे तो 5 महीने बेचेंगे, बाकी 7 महीने हम उनसे खरीदेंगे। तो क्यों हम ये बार बार चीज़ इसका जिक्र करते हैं और ये अवाम को बताते नहीं है कि हाइडल इज नॉट रिलायबल फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, 7 months ऑफ ईयर इट्स नॉट अवेलेबल। हमारे जो बिल्स हमको मिलते हैं वो बस आंखें चुंधिया देते हैं, और बिल हाथ में पकड़ के बंदा सोचता है कि ये अदा कैसे करेगा। थर पे कोकोल पे हम नहीं कर सकते, कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हत्ता के चाइनीज़ बैंक्स उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। थर पावर प्रोजेक्ट में जितने लग गए आपके, बड़ी बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 हज़ार मेगावाट लगेंगे थर के, इसके बाद बहुत मुश्किल है लगना। मेरे आप जैसे लोग सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम्स लगवा रहे हैं घरों में, 10 किलोवाट, 5 किलोवाट, 20 किलोवाट। ये वो कस्टमर्स हैं जो कि अपने बिल बाकायदगी से अदा करते थे, अब उन्होंने लगवा लिया सोलर पे। तो वापडा ने या डिस्को ने अपने पेइंग कस्टमर को बेनिफिट दे दिया कि अच्छा, पहले तो तुम हमारा बिल पे करते थे, अब ऐसा करो थोड़ी सी बिजली हमें बना के बेचो। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पावर प्रोजेक्ट्स लगते हैं टेक और पे। यहाँ सिर्फ एक बायर है, एज अगेंस्ट मल्टीपल इंडिविजुअल बायर्स, कंज्यूमर्स, देयर इज वन बायर विच इज द गवर्नमेंट और द डिस्को। ये एक बायर है। तो ये एक इतना बड़ा रिस्क है कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अगर एक बायर हो, देयर इज ओनली वन वे टू प्रोजेक्ट फाइनेंशियल क्लोज के लिए, एंड दैट इज टेक और पे। कि आप या तो मुझसे खरीदें, अगर आप मुझसे नहीं खरीदेंगे तो मुझे आप कैपेसिटी पेमेंट्स दें। लेकिन इस वक्त जो एनर्जी प्राइसेस है, वी विल पे थ्रू आवर नोज। इट्स एब्सोल्युटली रिगार्डलेस कि मुझे इस वक्त रोज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, दिस इज द ट्रूथ कि इस वक्त हम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। प्राइवेटाइज करना एक तो इतना आसान नहीं होगा गिवन आर इकोनॉमिक कंडीशंस। सेकेंडली जो इन्वेस्टर आएगा वो एडी ट्रस्ट से थोड़ी आएगा, चीपा एम्बुलेंस वाला थोड़ी आएगा, है ना। वो तो अपने पैसे लेकर आ रहा है कमाने के लिए, तो वो जो शराइत रखेगा वो आपको भी माननी पड़ेंगी ना। वो पावर सिस्टम में जो इन्वेस्ट करेगा वो पैसे आपसे लेगा, वो अपनी जेब से नहीं डालेगा। एज़ पर फजल साहब, हम सारे अवाम, हम सब लोग खरबूजा हैं। हम छुरी पे गिरे या छुरी हमारे पर गिरे, कटना हम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आपको बॉल्डी प्रोडक्शंस की एक और पॉडकास्ट पे खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। वो है बिजली का बिल, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें। और अगर आप थोड़ा सा सोशल और लिटरेसी रेट पे ऊपर की तरफ जाएं तो फिर वहाँ डिस्कशन शुरू हो जाती है कि सर्कुलर डेट, पावर सेक्टर की इनएफिशिएंसीज, और सब्सिक्वेंटली आखिर में बातचीत शुरू आती है कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं इनको कैपेसिटी पेमेंट्स क्यों की जाती हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं पावर के, उसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जाता। तो ये एक ऐसी डिस्कशन है जिसके ऊपर टीवी पे और डिजिटल स्पेस में बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, मगर हमने ये महसूस किया कि ज़्यादातर बातचीत उन ट्रेंड्स पर हो रही होती है जिसकी वजह से ज़्यादा व्यूअरशिप होगी, को खातिर खा उसके उस पे कोई चैलेंज, क्वेश्चन या एनालिसिस नहीं होते। जब अभी ये डिस्कशन करना शुरू करते हैं तो मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को क्लैरिफाई कर दूं कि हमारी स्टैटिस्टिक्स हैं क्या। टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी जो हमारी है, मतलब ये नहीं कि कितनी बिजली हम पैदा कर रहे हैं, कितनी बिजली हमारा जो इंस्टॉल्ड सिस्टम्स लगे हुए हैं वो पैदा कर सकते हैं, वो टोटल कैपेसिटी हमारी है 43,775 मेगावाट्स, जिसमें से 59% थर्मल है। थर्मल मतलब ऑयल से, गैस से, कोल से। 25% हाइडल है, यानी पानी से, डैमों के थ्रू पावर प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं वो, या रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। 7% रिन्यूएबल है, यानी सोलर और विंड, और 9% न्यूक्लियर है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल, जिसमें बड़ा शेयर जो है वो थर्मल का है, विच इज़ तक ऑलमोस्ट 2/3,
और 1/4 शेयर जो है वो है हाइडल का। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ हम आज बातचीत का आगाज़ करते हैं। फजल साहब, सबसे पहला सवाल जो हमारे है आपके लिए कि एज एन एक्सपर्ट आपके ख्याल में हमारे पावर सेक्टर का प्राइम इशू क्या है? प्राइम इशू पे अच्छा आपने जो इंट्रो दिया है ना, वो उसमें से मुझे एक पॉइंट बड़ा अजीब लगा है। ये एक ज़बां ज़द-ए-आम एक बात है कि नेम प्लेट कैपेसिटी या पाकिस्तान की टोटल पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी 43,000 44,000 और मेगावाट। 43,775 मेगावाट। इतनी इररेलेवेंट बात है, इतनी गैर ज़रूरी बात है जो हम कह देते हैं। नेम प्लेट कैपेसिटी का मतलब ये है दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर नॉट at this point in time today how much is available, that is तो फिर क्यों capacity। कहते हैं हम कि ये पावर जनरेशन टोटल कैपेसिटी है? ये अवाम शायद कहते भी होंगे, डिटेल्स भी बताते होंगे, लेकिन अवाम को जो है ना बड़ी समझने में दुश्वारी होती है। अवाम को समझना चाहिए इट वेरीज। जब मानसून आएगा तो फॉर एग्जांपल तो आपकी सारी हाइडल कैपेसिटी ऑनलाइन होगी। आज की तारीख में हाइडल गैर हाजिर है, उसको क्यों गिन रहे हैं? आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है। बहुत ये सारे ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये हाइडल क्यों अवेलेबल नहीं है और क्यों अवेलेबल हो जाएगी चंद महीनों बाद। हाइडल पावर पाकिस्तान के साथ एक बड़ा मसला ये है, और बहुत मैं चेक किया, आप भी करें, इसमें पूरी दुनिया में रिवर फ्लोज जो हैं दे आर वेरी सीजनल, ठीक है, पाकिस्तान में भी। तो ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में 5 महीने तक हाइडल पावर अवेलेबल रहती है। ये समझ में क्यों नहीं आता हम लोगों को? 5 महीने। एक साहब कहते हैं हमारे पास इतने हाइडल कैपेसिटी है, हम सारी दुनिया को हाइडल बेच सकते हैं। भाई इतनी हाइडल कैपेसिटी में अगर दुनिया को बेचेंगे तो 5 महीने बेचेंगे, बाकी 7 महीने हम उनसे खरीदेंगे। तो क्यों हम ये बार बार चीज़ इसका जिक्र करते हैं और ये अवाम को बताते नहीं है कि हाइडल इज़ नॉट रिलायबल। For most part of the year, 7 months of year, it's not available. दासू के बारे में आप कह सकते हैं। दासू जब आएगा लाइन पे तो सुना है उसकी 5-5.5 महीने 6 महीने तक है उसकी। लीलम झेलम की भी थोड़ी सी बेहतर है, बट ऑन एन एवरेज 5 महीने गिव इट टेक, दैट्स इट। पहली चीज तो आपने ये बता दी कि हाइडल का इशू ये है। अब बात जो मेरा क्वेश्चन था वो ये कि आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा बड़ा इशू क्या है पाकिस्तान के इस पावर सेक्टर के लिए? प्राइम इशू अगर एक पे मैं कहूँ कि आप हाथ रखें तो क्या है? राइट, वैसे तो बहुत सारे आपने अच्छा कहा एक पे, तो मैं थोड़ा सा पीछे हट के 2 पे हाथ रखूँगा। एक तो ये है कि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, थर्मल एनर्जी पे, थर्मल पावर जनरेशन पे हमारी बहुत है, और इम्पोर्टेड फ्यूल्स हैं, प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस कि अब हमारे जो बिल्स हमको मिलते हैं वो बस आंखें चुंधिया देते हैं, और बिल हाथ में पकड़ के बंदा सोचता है कि ये अदा कैसे करेगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है सर। थर का कोल कहते हैं 3,000 साल या 300 साल या पता नहीं कितने सौ साल थर पे कोल पे हम नहीं कर सकते। कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हत्ता कि चाइनीज़ बैंक्स उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। थर पावर प्रोजेक्ट में जितने लग गए आपके, बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 हज़ार मेगावाट लगेंगे थर के, इसके बाद बहुत मुश्किल है लगना। ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस और थर कोल पे पाबंदी लगना। इट्स नॉट जस्ट थर कोल, ऑल कोल पावर जनरेशन प्लांट्स पूरी दुनिया में मसला है उनको, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे ही एक मसला है कर्जे लेने के लिए। नहीं तो आप क्यों कह रहे हैं कि बिल्कुल पाबंदी लगा दें थर कोल पे? थर कोल पे पाबंदी इसलिए, इतने पैसे किसी इन्वेस्टर के पास नहीं होते कि सारा का सारा पैसा अपना लेकर आए, ठीक है ना। उसे लेवरेजिंग भी करनी होती है, उसको डेट लेवरेज कहते हैं। तो जब उसने लेवरेज करनी है तो उसने कर्जा भी लेना है। किससे लेगा वो कर्जा? अब डॉलर में कर्जा चाहिए, पाकिस्तानी बैंक्स तो लिमिटेड कैपेसिटी है। इंटरनेशनल लेंडर्स कौन है? मल्टीलैटरल लेंडर्स, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक शायद करता नहीं है ये ऐसी चीज़ें, और AIIB चाइना का, उसके अलावा चाइनीज़ बैंक्स, ये सब कोल पे
अब राजी नहीं है फाइनेंसिंग करने क्यों? के लिए। इन्वायरमेंटल इफेक्ट सबसे द वर्स्ट अमंग ऑल फॉसिल फ्यूल पावर जेन्स, कोल इज द वर्स्ट। सर अगर आप ये कह रहे हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट, तो इस वक्त कोल प्रोडक्शन दुनिया में चाइना और इंडिया में ठीक ठाक परसेंटेज है। मैं आपकी बात मानता हूँ भाई साहब, लेकिन पाकिस्तान को उस कोल, वो तो लग गए ना, अब उनको नहीं मजीद ना, वो आईएमएफ के पास है, बाय द वे दे हैव देयर ओन डॉलर रिजर्व्स, ठीक है। हमारे पास डॉलर रिजर्व्स नहीं है, तो हमें तो इन्वेस्टर्स चाहिए जो लगाएंगे प्लांट, उनको चाहिए लेवरेज लेने के लिए लोन्स चाहिए, लोन नहीं मिलते दुनिया में कहीं भी। कोल के प्लांट्स ऐसे ऐसे शट डाउन हो रहे हैं। जो आप 60% कह रहे हैं ना, तो ये बात पहले मैंने किसी से नहीं सुनी। हम हमेशा थरकोल के बारे में सुनते हैं दो किस्म की चीज़ें, एक ये कि इतने बड़े रिजर्व्स नहीं हैं, ये वैसे ही हुकूमतें या इदारे जो हैं जो पावर से जुड़े हुए हैं या कंपनियां जो हैं वो एग्जैजरेट करती हैं। दूसरी बात हम ये सुनते हैं कि थर कोल जो है उसका ग्रेड वो नहीं है जिससे पावर प्रोडक्शन एफिशिएंटली ये हो बात सके। भी सही है, लेकिन माइन माउथ के ऊपर आप लगाएंगे तो ठीक रहता है। तो आपको जहाँ 2 टन थर कोल लगाएंगे आप, तो आप इंपोर्टेड कोल हाई क्वालिटी लगाएंगे तो 1 टन या 1 टन से भी आधा, तो आपको ज़्यादा थर कोल, बिकॉज इसकी जो हीट वैल्यू है वो कम है, विच इज़ ओके। कोल आपके पास है, तेरे इट्स नॉट पॉसिबल। अब आप देखेंगे कि कोरस में आवाज़ें आनी शुरू होंगी कि थर पे प्रोजेक्ट लगाएं। ये जो नई गवर्नमेंट आई है, आई एम चैलेंजिंग देम। एक चाइनीज प्लांट है जो गवादर में लगा हुआ है, उसको गवर्नमेंट कह रही है शिफ्ट करें आप इसको थर में, वो चाइनीज राजी नहीं हो रहे। दैट्स द रियलिटी। साहिवाल में कोल पावर प्लांट लगाया था जिसके ऊपर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मेरे ख्याल से वजीर आला थे, उन्होंने बहुत कैंपेनिंग की थी कि बड़ा कारनामा हुआ है। उसका क्या अभी स्टेटस है? वो भी तो देखिए, इंपोर्टेड कोल जो है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वाज चीप, डर्ट चीप, इट वाज अवेलेबल डर्ट चीप, लेकिन और उसका फ़ायदा भी हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब कोल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस के साथ कोल भी अफेक्टेड है, तो वो इतना ज़्यादा अभी भी मेरिट ऑर्डर में तो साहिवाल का प्लांट जो है वुड फिगर समवेयर इफ नॉट एट द टॉप, समवेयर अमंग द टॉप, क्योंकि कोल इज चीपर than other in generating cheaper energy merit and year round. yes अच्छा, तो मैं मतलब जो क्रिटिसिज्म कर रहा था आपने उसको मतलब चेंज कर दिया कि नहीं, वी शुडंट बी क्रिटिसाइजिंग दैट प्रोजेक्ट स्टिल हैज लॉट ऑफ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मैं जब आपके पॉडकास्ट में आता हूँ ना, तो जिन चीज़ों पे आवाम खुश होती है उसको नाखुशी में तब्दील करूँ, और जिसमें नाराज़ है उसको खुशी में तब्दील करूँ। लेकिन ये दूसरी चांस अभी तक मुझे नहीं मिला। लेकिन ये खुशियाँ जो है ना, ये हमारी बड़ी इलॉजिकल है, अनरियलिस्टिक। मकसद हमारा यही है कि जो पॉपुलर परसेप्शन में मिस परसेप्शंस हैं, एब्सोल्युटली, उसको हम एड्रेस करें बेस्ड ऑन क्रेडिबल एनालिसिस, not on our passion or our emotions. True. Next point जो we should be discussing is the issues other than high international fuel prices. Okay, so power theft और losses का आपने बहुत नाम सुना होगा। Theft is a problem area. I don't know, politically कोई explosive मामला है, theft नहीं हो रहा इनसे कंट्रोल। पावर लॉसेस का ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये पावर लॉसेस हैं क्या असल में। वैरायटी है इनमें। सबसे यूनिट्स जनरेटेड बाय द पावर जनरेटर, यूनिट्स बिल्ड बाय द डिस्को, उनमें फ़र्क। तो एक 100 मेगावाट का प्लांट चल रहा है, उससे आप बिजली ले रहे हैं, तो 100 मेगावाट जितने भी मेगावाट आवर्स दे रहा है, 1 घंटे के लिए चला तो 100 मेगावाट आवर्स दिए उसने। तो जो डिस्को से बिजली ले रही है उसने 100 मेगावाट आवर्स की बिलिंग करनी है। अगर 100 मेगावाट आवर्स की बिलिंग नहीं कर सकेगा, फ़र्क आ जाएगा और सर्कुलर डेट बनेगा, उसकी बात करेंगे हम। लेकिन ये इसके अलावा आप देखते हैं अनअनाउंस्ड शॉर्टेज हो गई, कहीं लाइन जल गई, कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, यानी बिजली है, बिल हो रही है, यानी जनरेट हो रही है, डिस्को की कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन डिस्को आगे बिल नहीं कर रहा, बिकॉज इलाके की बिजली गायब हुई हुई है because of transmission and distribution inefficiencies है, इक्विपमेंट पुराना हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मिला के पाकिस्तान की जो कहते हैं कि 5% ग्लोबल है एक्सेप्टेबल, हमारा 5% नहीं है, हमारा 15% से भी ज़्यादा है हमारी जो पावर सिस्टम लॉसेस है थेफ्ट के अलावा।
So theft, another varying on the type of disco, the name of the disco. Some discos is huge, some it is much better. ये दो प्रॉब्लम्स तो हो गए ना. तीसरा, हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम जो है, विंटर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ 50% रह जाती है. 50% रह जाने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स आपको बंद करने पड़ते हैं और फिर कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती है. वी विल टॉक अबाउट कैपेसिटी पेमेंट्स इन अ वाइल. ये भी एक प्रॉब्लम है. विंटर में 50% कम हो जाती है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाया जाना चाहिए. दिस इज़ एन इशू. एंड द फोर्थ वन इज़ सोलर पीवी. जो मेरे आप जैसे लोग सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम्स लगवा रहे हैं घरों में, 10 किलोवाट, 5 किलोवाट, 20 किलोवाट, ये वो कस्टमर्स हैं जो कि अपने बिल बाकायदगी से अदा करते थे, अब उन्होंने लगवा लिया सोलर पे. तो वापडा ने या डिस्को ने अपने पेइंग कस्टमर को बेनिफिट दे दिया कि अच्छा, पहले तो तुम हमारा बिल पे करते थे, अब ऐसा करो थोड़ी सी बिजली हमें बना के बेचो. तो नुकसान तो गवर्नमेंट का हुआ. तो विल डिस्कस दिस कि कैसे. लेकिन अगर मैं बिल पे कर रहा था वक्त पे, अब मैं वक्त पे कर रहा हूँ लेकिन मेरा बिल बहुत थोड़ा आ रहा है. सो आई एम नॉट अ ए रेटेड कस्टमर एनी मोर. आई एम कंज्यूमिंग मच लेस इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आई हैव अ सोलर सिस्टम एट वर्क. मतलब आप सोलर डिस्कोस को बेच रहे हैं. जब आप सोलर से जनरेटेड बिजली डिस्कोस को बेच रहे हैं तो आपकी बिलिंग कम हो गई. उन्होंने किस परसेंटेज पे. तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में ये डिस्कोज और ये सिस्टम जो है, ये नेट मीटरिंग वाला, वो अफेक्ट होगा बिकॉज बिलिंग पूरी नहीं हो रही होगी. देखिए, मैं आपको ये एक फसाद है बहुत बड़ा. देखिए, सोलर पीवी जब आप बनाते हैं ना, तो कर्व बनता है प्रोडक्शन का आपके घर में. ठीक है, कर्व वो 8-9 बजे शुरू होगा, 5-6 बजे, 5-5:30 बजे ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, लेकिन डिमांड ऐसी नहीं है आपके घर की. डिमांड तो आपकी 5 बजे से सुबह 6 बजे तक की ज़्यादा होती है. ज़्यादा है. सुबह 6 बजे तक, 5 से रात 10-11 बजे तक. और नेट मीटरिंग में ये है कि आपके जो यूनिट्स कंज्यूम्ड है ना पीक आवर्स के, वो माइनस नहीं होते. वो हो भी नहीं सकते ना, ऑफ पीक आवर्स वाले सिर्फ. हाँ, तो पीक के लिए आप बैटरी आप ले रहे हैं वहाँ से. तो आपने जो दिन भर बैटरी बिजली बनाई है, उसको बैटरी बना दिया आपने डिस्को को कि तुम मेरी ये जो मैंने आज तुमको बनाए हैं ना 20 यूनिट्स, इनको संभाल के रखो, मैं रात को इस्तेमाल करूँगा इनके. देयर इज़ नो बैटरी एट द डिस्को. तो रात को जो बैटरी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक्चुअली मैं 20 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बिजली बनाई जा रही है सिस्टम में जो मैं ख़रीद नहीं रहा. यानी कि दिन के वक्त जो अगर मेरे पास सोलर सिस्टम है तो मैं डिस्को को बिजली बेच रहा हूँ, और डिस्को जो है उस वक्त जो मेरी कैपेसिटी, एक मेरी बिलिंग पहले हुआ करती थी सोलर से पहले, उसके लिहाज से बिजली खरीद रही है पावर प्रोड्यूसर से. एब्सोल्युटली. रात को जो डिस्कोज मुझे बिजली दे रहे हैं, जिसके मैं पैसे दूंगा, जिस वक्त मेरा सोलर काम नहीं कर रहा, वो बिजली जो है वो आ रही है, मगर वो दिन भर भी पैदा हुई है. तो ये एक तरह का एडिशनल बर्डन ऑन सर्कुलर डेट नहीं है. अच्छा, पूरी दुनिया में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये पूरी दुनिया में ना जो रिन्यूएबल, ये सोलर पैनल बनाने वाले, इक्विपमेंट बनाने वालों ने एक अपनी मोनोपोली बनाई हुई है. पूरी दुनिया को पागल किया हुआ है उन्होंने कि इस कर्व में आप पावर बनाएं, 9 बजे से लेके 5 बजे तक इस कर्व में पावर बनाएं. ओ भाई, कंजम्पशन इस पैटर्न पे नहीं है. अगर सप्लाई इस पैटर्न पे है तो देयर इज सम अदर पावर that we are consuming in other parts of the day, 24 and that hours. power is now constant. वो ये नहीं है कि जिस वक्त आप सोलर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहे. एब्सोल्युटली. तो ये जो कुछ ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, लोग डराते रहते हैं गवर्नमेंट चेंज करने वाली है. मुझे नहीं समझ में आता. गवर्नमेंट अभी वहाँ नहीं पहुँची है, कुछ टाइम लगेगा. अभी तो गवर्नमेंट अपने सोलर प्लांट लगा रही है. अब 300 मेगावाट कायदे आज़म सोलर प्रोजेक्ट था. अब सुनने में आ रहा है नई गवर्नमेंट जो आ रही है, नए एलोकेशन हो रहा है लैंड का, एंड दे आर गोइंग फॉर मोर सोलर पावर. सोलर पावर इज मोर कॉस्टली फॉर ग्रिड देन थर्मल पावर. डोंट यू सेंस करप्शन हियर? आई डोंट. वेल, दैट्स नॉट माय. क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एक साहबजादे के बारे में कहा जाता है कि पूरा पाकिस्तान का सोलर बिजनेस वो चलाते हैं. आई डोंट नो, दिस कुड बी अ हियर से. मैं इन चीज़ों से ज़रा मुबर्रर है कि मैं आई लाइक टू फोकस ऑन थिंग्स दैट इंटरेस्ट मी मोर. करप्शन
interests me, but I really don't track reports कि ये क्या हैं, क्योंकि आप अखबारों से ही पता चलता है. अभी हम डिस्कशन जो कर रहे थे उसमें एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है कि कैपेसिटी पेमेंट्स. अब कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं उसमें सबसे सारा जो लोगों का फोकस है वो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पे. मगर हमें ये चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स क्या कोई ईवल नेटवर्क है जिसने आके कब्ज़ा कर लिया पाकिस्तान के पावर सेक्टर पे. उसकी हकीकत क्या है. दूसरी चीज़, दुनिया में ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जो जिन रूल्स या जिस सिस्टम के तहत राइज हुए हैं, क्या दुनिया में इसका कोई अल्टरनेट है जिसमें शायद वो हम बेहतर सोल्यूशन हमने ना अडॉप्ट किया हो. हमारे पास वो एक बदतरीन किस्म का सोल्यूशन है ये कैपेसिटी पेमेंट्स वाला. और तीसरी चीज़ या आखिरी चीज़ उसमें बात करूँगा कि हाउ फार इट इज़ एक्यूरेट और इनएक्यूरेट के थर्मल जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा. राइट. आपके पूरा टॉपिक जो कैपेसिटी पेमेंट्स पे, दुनिया में दो किस्म के पावर प्रोजेक्ट्स लगते हैं. एक वो जो डायरेक्टली बेचते हैं कंज्यूमर्स को, डेवलप्ड सोसाइटीज़ में है, ठीक है, वो टेक और पे या कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं लेते, और जितनी बिजली वो बिल करेंगे उतना ही वो कमाएंगे. पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पावर प्रोजेक्ट्स लगते हैं टेक और पे. यहाँ सिर्फ एक बायर है, एज अगेंस्ट मल्टीपल इंडिविजुअल बायर्स, कंज्यूमर्स. देर इज़ वन बायर विच इज़ द गवर्नमेंट और द डिस्को. ये एक बायर है. तो ये एक इतना बड़ा रिस्क है कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अगर एक बायर हो, देर इज़ ओनली वन वे टू प्रोजेक्ट फाइनेंशियल क्लोज के लिए, एंड दैट इज़ टेक और पे. कि आप या तो मुझसे ख़रीदें, अगर आप मुझसे नहीं ख़रीदेंगे तो मुझे आप कैपेसिटी पेमेंट्स दें. और ये सारी कैलकुलेशन है, ये गवर्नमेंट करती है जब प्रोजेक्ट लगता है उस वक्त कि इनको कितनी रिटर्न इक्विटी मिलनी चाहिए. तो पहली बात तो ज़रा कैपेसिटी पेमेंट्स की सुन लें, सारे कान खोल के सुन लें. कैपेसिटी पेमेंट से छुटकारा नामुमकिन है. दुनिया में हर जगह दुनिया में हर जगह है. समझ लीजिए अमेरिका में नहीं है, बहुत सारे मुल्कों में नहीं है. वहाँ पावर प्रोजेक्ट्स लगते हैं, जैसे मैंने कहा, वो डायरेक्टली सप्लाई करते हैं इंडिविजुअल्स को. ट्रांसमिशन भी उन्हीं की, डिस्ट्रीब्यूशन और बिलिंग भी वही करते हैं. या अगर उनकी नहीं है तो जो जिसकी यूज़ करते हैं उसका किराया देते हैं. लेकिन पाकिस्तान में देर इज़ ओनली गवर्नमेंट विच इज़ बाइंग. देर इज़ नो अदर वे. कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा आपके पास अगर आप कहें नहीं भाई हमने सिर्फ टेक करना है, वी विल नॉट पे यू फॉर कैपेसिटी. खरीद लिया नहीं तो देखे ना कौन आता है. कोई एक प्रोजेक्ट लगा देना. आप इतना आप क्रिटिसाइज करते हैं टेक और पे को या कैपेसिटी पेमेंट्स को. कोई एक प्रोजेक्ट माई का लाल पाकिस्तान में लगा दे, मेरा चैलेंज है, जो टेक और पे के बगैर हो, जो कैपेसिटी पेमेंट्स के बगैर हो. हमारे कंटेम्पररी ममालिक जो हैं उनमें कहीं है. वैसे ही पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स नहीं है. जो गिने चुने इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में मोस्टली चाइनीज आते हैं, वो टेक और पे के अलावा इट्स अ नो फ्लाई जोन फॉर देम. वो कहेंगे एक, ये पूरी दुनिया में आप चेक कर लें, मैंने पढ़ रखा है अच्छा खासा, ये पूरी दुनिया में है टेक और पे. ये कोई यूनिक बात नहीं है कि ऐसी चीज़ हो गई. सो ये कैपेसिटी पेमेंट्स के बारे में तो मैंने आपको कहा है कि ये अच्छा, कैपेसिटी पेमेंट्स हमें इतनी खलती नहीं. हमें क्यों खलती है ये? क्योंकि डॉलर इतना अप्रिशिएट कर गया है रुपए में, इतना अनस्टेबल हो गया है कि वो कैपेसिटी पेमेंट्स जो कि अगर 150 पे चल रहा होता है, 150 रुपये का $1, तो हमें कैपेसिटी के पेमेंट का इतना पता नहीं चलता. अब कैपेसिटी पेमेंट्स क्योंकि हमने रिटर्न एक्विटी गारंटी की हुई है 15 से 20% ऑन डॉलर टर्म्स, तो हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं उनको, और हम सब उसका शिकार है. हमारे बिलों में जो पैसे आते हैं या जो आने चाहिए उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स के पैसे भी शामिल है जो हम देते हैं या देंगे आइंदा आने वाले वर्षों में. अगली चीज़ पे हम बात करते हैं वो है सर, ये बड़ा मशहूर टॉपिक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बेटर फॉर पाकिस्तान और नॉट. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उसमें आपका सोलर है, विंड है, मुख्तलिफ और चीज़ें हैं जो आजकल डिस्कशन होती है, बट मेनली सोलर और विंड है. रिन्यूएबल हम उसको कहते हैं जो रिन्यू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली रिन्यू होते हैं, या आप उनको खर्च नहीं करते, ज़ाया नहीं करते. सो हाइडल पावर ये भी रिन्यूएबल है पाकिस्तान में. सोलर जो गवर्नमेंट में ग्रिड टाइड जिनको हम कहते हैं 300 मेगावाट के और भी लग रहे हैं, दिस इज़ ग्रिड टाइड सोलर, दिस इज़ रिन्यूएबल.
और विंड एनर्जी, सिंध में जो विंड कॉरिडोर है उसमें ये है, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है, दे आर हैवी, दे ब्रिंग हैवी कॉस्ट फॉर द ग्रिड। और बादल आ गए किसी दिन, अचानक बादल आ गया, बादल चलो प्रिडिक्ट भी कर लिया बादलों को, तो बादल आ गया, वो सोलर तो नहीं बना रहा, तो अब क्या करेंगे आप, किसी दूसरे पावर प्रोजेक्ट को ऑन करेंगे। तो ऐसा पावर प्रोजेक्ट को ऑन ऑफ करने से फ्यूल खर्च होता है, दे नीड 2-3 डेज नोटिस। इतना आराम से आप उसको डेली नहीं कर सकते। अगर 4-5 दिन के लिए बादल आए हुए हैं या मानसून में, तो आप दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कहें कि जी हाँ जी 10 रोज़ के लिए आप अपना थर्मल ऑन कर दें, हमारा जो कायद-ए-आज़म सोलर प्लांट है वो नहीं बना रहा। विंड एनर्जी पाकिस्तान में इसकी एफिशिएंसी भी क्वाइट डाउटफुल। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ लग गए हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन एट वन टाइम, फ्रॉम 1 मेगावाट टू 40 मेगावाट पावर वेरिएशन है। जो यूनिट्स बना रहे हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन। सो आपकी जो रिन्यूएबल्स है, दे कैन नॉट बी द बेस लोड, दे कैन नॉट मीट द बेस लोड। इसके लिहाज से ये फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास थर्मल एनर्जी के अलावा सॉलिड कोई और ऑप्शन नहीं है। न्यूक्लियर वैसे इट्स कमिंग अप फास्ट, सून वी शुड हैव, से बाय 2025 यू शुड हैव मोर देन 2000 megawatts electricity, close to 3000 in fact, बाय न्यूक्लियर पावर। आपको पता है फ्रांस में इट्स ओवर 90% न्यूक्लियर पावर, सो न्यूक्लियर पावर इज ओके, लेकिन थर्मल से हमारी जान छोड़नी मुश्किल है। ये जो टीवी पे एक्सपर्ट्स आके बैठते हैं, एनर्जी मिक्स की बातें कर रहे होते हैं, ये एनर्जी मिक्स क्या है? मैं अक्सर सोचता हूँ ये टीवी पे जो लोग आते हैं ना, इनका बैकग्राउंड मोस्टली आईपीपी से होता है या रिन्यूएबल से होता है। दे हैव नेवर बीन इन वापडा, और वापडा के ग्रिड मैनेजमेंट से इन बिल्कुल ना वाकिफ होते हैं। दे हैव नो आइडिया हाउ ग्रिड वर्क्स, कि ये मेरिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, किसकी, एक ग्रिड मैनेजर को क्या चैलेंजेस हैं, कि दिन के वक्त 12 बज रहे हैं, 12 बजे जनाब सारे सोलर प्लांट मैक्सिमम एफिशिएंसी में, वो ये सोच में पड़ जाता है कि थोड़ी देर बाद ये कम हो जाएंगे, सोलर यूनिट्स कम हो जाएंगे बनना, तो मैं कौन सा प्लांट ऑन करूँगा। ओके, सो ग्रिड के लिए बड़ा मसला है। तो जब तक बैटरीज नहीं बनती, और बैटरीज भी चंद घंटे के लिए नहीं, आपको इसके लिए रिन्यूएबल्स के लिए यू नीड लॉन्गर टर्म स्टोरेजेस, जो कि अभी से वाकिफ़, अभी दुनिया वाकिफ़ नहीं हुई उससे। काफ़ी इस पे काम हो रहा है, कंपनीज वर्किंग ऑन बैटरीज, वेरी एफिशिएंट बैटरीज, बट आई डोंट थिंक दे वर इवन क्लोज टू हैविंग अ कमर्शियली वायबल battery storage for renewables. थर्मल पावर जनरेशन विच इज अपना ऑयल या कोल, इसकी बेहतर ऑप्शन कोई है हमारे लिए पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है, एलएनजी के हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, हवेली लाल बहादुर, दूसरा आई शुड हैव नोन बट पार्डन माय मेमोरी। इनकी एफिशिएंसी इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, 66%। नॉर्मली जो दूसरे थर्मल हैं इनकी 40 to 50% होती है एफिशिएंसी। सो एलएनजी इज द आंसर, थर्कोल इज द आंसर, बट समहाउ वी हैव टू जनरेट आवर ओन रिसोर्सेज। इसमें इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, उनको ज़्यादा कोई बेनिफिट नज़र आएगा तो आएंगे, क्योंकि उनको दे विल नॉट बी एबल टू लेवरेज इट। सर, कोल पावर जनरेशन जो है उसके पीछे तो आजकल वो क्लाइमेट वाले पड़े हुए हैं। एब्सोल्युटली, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि कोल पे हम जो है वो इस चक्कर में फंस गए हैं और निकल नहीं पाते कि हम को इन्वायरमेंट कॉन्शियस होना चाहिए या सर्वाइवल कॉन्शियस होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो कोल के पीछे पड़े हैं, आजकल भी आर्टिकल्स लिखते हैं अखबारों में कि हमें कोल से बचना चाहिए, और भाई बचना चाहिए, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑन आवर सर्वाइवल। तो जो थर्कोल, एलएनजी एंड न्यूक्लियर वुड बी आवर चॉइस फ्यूल इन कमिंग ईयर्स। न्यूक्लियर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हमने हाइडल की भी बात की थी, वेरी एक्सपेंसिव हाइडल। न्यूक्लियर इज़ ऑल्सो नॉट चीप। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसकी कम हो जाती है ओवर ए 10 ईयर और 20 ईयर पीरियड जो उसका लाइफ स्पैन है, लेकिन कैपिटल कॉस्ट बहुत ह्यूज होती है।
So this is the choice for thermal, Thercoal, LNG, nuclear. आजकल देखा जा रहा है कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा हो गया है कि एक सॉरी जीशान, मैं आपकी बात थोड़ी सी यहाँ काटूंगा। गवर्नमेंट के लिए आजकल ये परेशानी नहीं है कि इतना बिल हो कि लोग दे सकें, उससे निकल चुकी है बात आगे। अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम जितना बिल पास करेंगे, जितना हम कह रहे हैं लोगों से बिल दें, उसमें कितने पावर राइट्स हो सकते हैं। तो कैपेसिटी से तो आगे निकल गई है ना। अगर कोई बंदा उसकी अगर 40,000 तनख्वाह है, घर में 4 लोग हैं और उसका 10,000 या 15,000 बिजली का बिल आता है या 20,000 बिजली का बिल आता है, तो वो कैसे आधी तनख्वाह उसकी बिल में निकलेगी ना। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज की जो हैबिट्स है ना, दे विल नीड टू बी चेंज। हम जब छोटे थे तो हमारे अब्बा या घर में कोई एक होता था जो बत्तियां बंद करता था कि यार फालतू है। अब सबको केयर करनी पड़ेगी। ऑल ऑफ अस विल हैव टू इंश्योर कि हमारे घर जो है दे आर नॉट एनर्जी एफिशिएंट। सर्दियों में ठंडे होते हैं, गर्मियों में गर्म हो जाते हैं। मगर यहाँ पर एक दूसरे साइड पे चैलेंज आ जाता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपने अवेयरनेस क्रिएट की और सारे लोग बिजली के इस्तेमाल में बहुत मोहतात हो गए, मैं और आप भी हो गए, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग भी हो गए और छोटे क्वार्टर्स में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग भी सारे बहुत मोहतात हो गए बिजली के इस्तेमाल में, तो फिर बिलिंग कम हो जाएगी मगर कैपेसिटी पेमेंट तो वहीं रहेगी। तो कैपेसिटी पेमेंट तो एक कांस्टेंट है, वो तो रहेगी, लेकिन कम हो जाएगा। सर्कुलर डेट कम हो सकता है। यूसेज अगर कम हो जाए तो सर्कुलर डेट भी कम हो जाएगा। कैसे कम होगा जब आपने कैपेसिटी की पेमेंट करनी ही करनी है। राइट या नहीं, कैपेसिटी पेमेंट वैसे मैं आपको बताऊं, कैपेसिटी पेमेंट आपकी कंजम्पशन से ज़्यादा है। नहीं, कंजम्पशन से ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए ये दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन कि कैपेसिटी पेमेंट इतनी ज़्यादा है कि अगर वो बिजली ख़रीद ही लें तो अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक कारखाना जो है उसकी आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कैपेसिटी पेमेंट दे दें उसको। ऐसा ना करें कि यार नहीं इससे बिजली लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड कस्टमर्स हु विल पे देयर बिल्स। वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बैलेंस तो ये रखना है कि जो अगर आप बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, मोर इलेक्ट्रिसिटी विल बी अवेलेबल फॉर योर इंडस्ट्री and more plants will go on capacity payments, which is okay, better than the other scene where bijli is available but you and me can't pay the bills. ये जो हमारा इशू है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस वाला, ये कैसे एड्रेस हो सकता है? इफ आई से कि इसको प्राइवेटाइज करें तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होगी टू ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट टू अप ग्रेड दी ट्रांसमिशन सिस्टम? नहीं, प्राइवेटाइज करना एक तो इतना आसान नहीं होगा गिवन आर इकोनॉमिक कंडीशंस। सेकेंडली जो इन्वेस्टर आएगा वो एडी ट्रस्ट से थोड़ी आएगा, चीपा एम्बुलेंस वाला थोड़ी आएगा, है ना। वो तो अपने पैसे लेकर आ रहा है कमाने के लिए, तो वो जो शराइत रखेगा वो आपको भी माननी पड़ेंगी ना। वो पावर सिस्टम में जो इन्वेस्ट करेगा वो पैसे आपसे लेगा, वो अपनी जेब से नहीं डालेगा। वो डालेगा, शुरू में डालेगा मगर बाद में आपसे लेगा 30 साल तक गले से। तो ये प्राइवेटाइजेशन इज अ टेम्परेरी रिलीफ के। और ये वबाल जो है ना पावर सेक्टर का, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो बहुत बड़ा एक ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी। हमारे बिल जिसके अब 20,000 आ रहे हैं ना, वो 2 लाख के करीब आने शुरू हो जाएंगे अनलेस द थिंग्स चेंज। तो फिर मुझे एक बात है कि ना हमारे पास हल है कैपेसिटी पेमेंट्स का, ना हमारे पास कोई कंट्रोल है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का। ये एनर्जी मिक्स जो है, ये भी आपने कहा कि ये एक फसाद है, ये डिस्कशन पॉइंट है, इसमें कोई ख़ास वैल्यू नहीं है बिकॉज सोलर और विंड ये चीज़ें नहीं क्रिएट कर सकती, और अगर आप हाइडल और न्यूक्लियर पे जाते हैं तो वो महंगी है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को भी हम नहीं टच कर सकते। मैं तो आपका सवाल प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हम कर सकते, तो फिर मतलब व्हाट इज द फ्यूचर? सर्वाइवल, व्हाट इज द वे आउट? एक्चुअली हम जिस झंझट में फंस गए हैं ना, इट इज हमने पिछले व्लॉग में, वैसे आपको मैं देख रहा हूँ कि ये आप शुरू में ना आपके जो इमोशंस थे, आपका पैशन जो था वो बड़ा हाई था। हो सकता है जैसे जैसे ये मेरे सवाल कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, आपकी आवाज़ धीमी हो गई। ऐसा नहीं है, वी आर गेटिंग क्लोजर टू इफ्तार टाइम, इसलिए ऐसा हो रहा है।
तो जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसमें मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है। हमने पिछले व्लॉग में एक बात डिस्कस की थी कि हमसे एक झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान इज़ अ रिसोर्स रिच कंट्री। हाँ, ये इतना बड़ा झूठ है, आज तक मुझे समझ नहीं आया कि झूठ क्यों बोलते हैं। जो लीडर आता है माइक पकड़ के पहली बात ये करता है हम कुदरती दौलतों से माला माल हैं, कुदरती दौलतों में हम गरीब हैं, इंतहाई गरीब हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स और ये सब एनर्जी डेफिशिएंट हैं, हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हैं जो कि हेविली एक्सपोज्ड हैं टू हाई इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस। ये बात क्यों नहीं समझ में आती हमें? वी आर एक्सपोज्ड, हम उस साइकिल से गुजर रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइस। अच्छा, अब समर आने वाली है ना, तो लेट्स सी ये 70 to 80 के दरमियान में जो डॉलर्स पर बैरल 84 है अभी, 84 ब्रेंट का है ना, मैं WTI की बात कर रहा हूँ, इट्स इन 79 78 79। ये समर में हो सकता है कम हो, इसका जो ट्रेंड है वो सीजनल ट्रेंड वो समर में कम हो जाता है, तो शायद कम हो। लेकिन इस वक्त जो एनर्जी प्राइसेस है वी विल पे थ्रू आवर नोज। इट्स एब्सोल्युटली रिगार्डलेस कि मुझे इस वक्त रोज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, दिस इज़ द ट्रूथ कि इस वक्त हम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मगर आपने फिर भी मेरा सवाल जो है वो अवॉइड कर दिया कि ये भी गलत है, ये भी मुश्किल है, ये भी नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ों के बाद अब हमने करना क्या है? हमारे लिए उम्मीद की किरण कोई है? नहीं, उम्मीद की किरण ही तो नहीं है ना, अभी तो बहुत बड़ा मसला है ज़ीशान। मैं हम पहले व्लॉग में भी बात कर चुके हैं कि हालात जो है ना, ये हम खरबूजा हैं, अवाम खरबूजा है, हमने ही कटना है। हम चाहे चाकू पे गिरे या चाकू हम पे गिरे, हमने ही कटना है। अगर हमने अपनी हालत बदली और कुछ ऐसा कर लिया कि हम चेंज हो जाएं अगले 10 सालों में, तो हम 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुदा हाफिज़ कह दें अभी से, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो फिर दोबारा नहीं आएंगे। इतनी ज़्यादा हमको कुर्बानियाँ देनी है, उसके लिए मैं और आप तैयार नहीं हैं। आप पूछ लें इस कमरे में मौजूद जो दूसरे लोग हैं कि कुर्बानियों के लिए तैयार हैं, नहीं है। तो कोई उम्मीद की किरण कम से कम मुझे नज़र नहीं आती। खैर, नाउमीदी कुफ्र है, मगर थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी इनलाइटेंड डिस्कशन। आज बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो खुल के सामने आए और उम्मीद है मुझे कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको इन इश्यूज़ की उनकी समझ बूझ में इजाफा हुआ होगा। सो एज़ पर फजल साहब, हम सारे और अवाम, हम सब लोग खरबूजा हैं। हम छुरी पे गिरे या छुरी हमारे पर गिरे, कटना हम नहीं है। और साथ साथ एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कंक्लूजन हमारा आज की डिस्कशन का निकला, वो ये कि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो हाइडल के बारे में बहुत तकरीरें की जाती हैं, वो सिर्फ 5 महीने के लिए अवेलेबल होता है, 7 महीने अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से आपके पास थर्मल पावर प्रोडक्शन जो है वो उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। और उसमें जो IPPs हैं वो भी आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। और IPPs से रिलेटेड जो कैपेसिटी पेमेंट का एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर कि जी बड़ा ये उस ज़माने गवर्नमेंट्स ने कॉन्स्पिरेसी लॉन्च की थी, वो भी आज एड्रेस हुई कि वो ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। कैपेसिटी पेमेंट्स का टेक और पे के अलावा कोई फार्मूला नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। लास्टली, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है पाकिस्तान में, उसके लिए भी एज़ पर फज़ाइल साहब कोई फौरी हल हमारे पास नहीं है जब तक कि हम अपने आप को इकनॉमिकली रिवाइव नहीं करते, क्योंकि ना ही उसके लिए हमें कोई लोन देगा। और अगर हम उसके लिए प्राइवेट पार्टीज़ को लेकर आएंगे, उसकी प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो वो हमारे जिस तरह हमारे गले को पकड़ के और हमसे फिर अगले 30 साल वो पेमेंट्स वापस लेंगे, उससे मज़ीद हमें तकलीफ़ होगी, ना कि कोई फ़ायदा होगा। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए मैंने बार बार 2 दफ़ा तो पूछा फजल साहब से, बट ही अवॉइडेड दैट। बट एक चीज़ उन्होंने बताई कि ये तमाम प्रॉब्लम्स अपनी जगह, द सोल्यूशन राइट नाउ इज़ के अवेयरनेस। लोगों को पता होना चाहिए कि वो बिजली को किस वक्त इस्तेमाल करें, कितनी इस्तेमाल करें, किस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे बिजली कम से कम ख़र्च हो, और बिजली के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।